अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई और उनकी बहनों। तो फिर हाजिर अब्दुल्ला भाई एक नए टॉपिक के साथ। और टॉपिक पता है क्या है? फर्म वर्सेस इंडस्ट्री आर्टिकल्स। क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछा जा रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया था, तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वैसे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था इस वीडियो को बनाने का, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि मैं जिसको समझता हूँ जो कि अब चैट जीपीटी से या इस पर ऑलरेडी इतनी वीडियोस अवेलेबल हैं। तो मुझे इस एज सच कोई ख़ास इस वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो टॉपिक्स को उठाया जाए इस सी ए कम्युनिटी के अंदर जिसका जिक्र नहीं हो रहा है, जिसका मैंने पास्ट के अंदर अपनी पास्ट वीडियोस के अंदर जिक्र किया है। जिस तरह के मतलब मैंने बताया सी ए का डर, कि सी ए का एक अपनी फियर ऑफ फेलियर होता है, कि जिसका ज़्यादा कम्युनिटी सी ए कम्युनिटी में कोई जिक्र नहीं कर रहा होता। तो उस वजह से मैं इस तरह के टॉपिक को ज़्यादा बात करना इस तरह के टॉपिक पर बात करना पसंद करता हूँ। तो बट फिर भी कुछ लोगों की आदत होती है कि भाई आप बनाओ, हम आपके मुंह से सुननी है, पता नहीं क्यों। तो बनाने लगा हूँ बस ये वीडियो। तो वैसे इस टॉपिक पर बहुत बहुत ही एक्सटेंसिव वीडियोस अवेलेबल हैं। तो मैं अपनी तरफ से रिसर्च करूँगा कि अगर कोई मुझे मिल जाती है कोई वीडियो यूट्यूब की, तो मैं इस उस वीडियोस का लिंक चैनल की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो तुम उन वीडियोस को जाकर चेक कर सकते हो। अगर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर एनालिसिस करना है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं कि मैं अपने लिहाज से इस टॉपिक को किस तरह एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे क्लियर करने दो कि ऑडिट फर्म यानी फर्म या इंडस्ट्री में डिफरेंस क्या होता है। बिजनेस नेचर का डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा बिजनेस नेचर की। तो कि जो फर्म होती है उसके अंदर सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस किया जा रहा होता है। सर्विस प्रोवाइडिंग, ऑडिट की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होती हैं, टैक्स की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, टैक्स कंसल्टेशन की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, टैक्स रिटर्न फाइलिंग जो बहुत एक मतलब मेजर काम है उसकी सर्विस प्रोवाइड की जा रही होती है। इसके अलावा एडवाइजरी सर्विसेज और भी मतलब काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं कि जिनको मैं फ़िलहाल आपको नहीं समझा सकता अगर आप जब तक आप इस चीज़ को खुद जाकर अपने आंखों से नहीं देख लेते। तो फ़िलहाल मुझे ये इस चीज़ का समझाना थोड़ा मुश्किल काम है। मैंने जो ब्रॉड टॉपिक्स हैं, ब्रॉड जिस चीज़ का आपको पता है वो चीज़ें जिक्र कर दी हैं कि ऑडिट होगी, टैक्सेशन होगी, एडवाइजरी होगी, या सस्टेनेबिलिटी एक नई फील्ड आ गई है एक सीए के अंदर ही। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एंड ऑडिटिंग मतलब वो भी अब आती जा रही है। वो लोग जो कहते हैं ना कि सीए के स्कोप ख़त्म है, सीए रिप्लेस हो जाएगा, भाई नहीं होता। तो फिलहाल इस चीज़ को छोड़ते हुए क्या फ़र्क होता है ऑडिट और इंडस्ट्री के अंदर, फर्म और इंडस्ट्री के अंदर। फर्म जो होती है सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस होती है। फर्म बिजनेस कर नहीं रही होती, बिजनेस को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है। लाइक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री क्या है? वो जो बिजनेस कर रही है, लाइक यूनिलीवर, पेप्सी कंपनी है एक, ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती होती हैं जो बिजनेस कर रही होती हैं। उसको सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है ऑडिट फर्म्स, या फर्म्स टैक्सेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रही होती हैं, एडवाइजरी की सर्विस प्रोवाइड कर रही होती हैं, ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड कर रही होती हैं, ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट या इंटरनल ऑडिट की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही होती हैं। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे एक्सटर्नल ऑडिट क्या है, इंटरनल ऑडिट क्या है। फिलहाल इस चीज़ का मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना हो। एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है, इंटरनल ऑडिट, ये तुम जब ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ोगे ना कैफ के अंदर तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। तो मतलब ऐसी चीज़ जो तुम्हें बिल्कुल आराम से पता चल जाएगी, तुम लोगों ने अपने कोर्स के अंदर ही पढ़ लेनी है। उस पर मैं बता कर अपना टाइम क्यों ज़ाया करूँ, तुम्हारा भी टाइम क्यों ज़ाया करूँ। सो जो बिज़नेस कर रही हैं वो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बिज़नेस को सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं वो फर्म्स हैं। मतलब ये डेफिनेशन मैं अपने मुताबिक बता रहा हूँ। कोई ये उठ के ये ना कि भाई ये कंपनी देख, ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है और ये इंडस्ट्री है और तू कह रहा है कि फर्म सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती है। नहीं भाई, मैं उस मुताबिक बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ जो कि लोगों को समझ आ सके कि एक यूनिलीवर है, कम ये इंडस्ट्री है, पेप्सी कोला ये एक इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल मिल कोई भी, गुल अहमद ये क्या है, इंडस्ट्री है जो कि बिज़नेस कर रही हैं। और वो भी आपको हायर कर रही होती हैं, फर्म भी आपको हायर कर रही होती हैं। क्योंकि अब मैंने आपको एक जिक्र किया था अभी इंटरनल ऑडिट का। इंटरनल ऑडिट कंपनी की मतलब कोई ऊपर कंपनी के ऊपर है, चाहे वो अपने एम्प्लॉयज़ रख लें एज ए इंटरनल ऑडिटर या कोई एक्सटर्नल फर्म से हायर कर लें कोई बंदा। तो अगर ये जब कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है इसके ऊपर, तो फर्म अक्सर एज ए एम्प्लॉई इंटरनल ऑडिटर रख रहे होते हैं ताकि उनको कॉस्ट कम पड़े। अगर एक एक बाहर से आप बंदा हायर करेंगे, बाहर वाली फर्म को हायर करेंगे, फर्म अपना बंदा भेजेगी, उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे।
तो वही फर्म इंडस्ट्रीज आजकल क्या करेंगे, सीए वाले बच्चों को ही हायर कर रही हैं डायरेक्ट इंटरनल ऑडिट के लिए। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इस चीज़ का समझ आ गया होगा कि ऑडिट और इंडस्ट्रीज में एक बुनियादी फ़र्क, बेसिक फ़र्क किस चीज़ का है, नेचर, बिजनेस नेचर क्या है। जो फर्म है वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है और बिजनेस जो कर रही है वो इंडस्ट्रीज़ हैं। ये मैंने मतलब एक जनरल डेफिनेशन दिया है, इसको एग्जैक्ट डेफिनेशन ना लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा पहला पॉइंट कि एक मेजर डिफरेंस क्या है फर्म के अंदर और इंडस्ट्री के अंदर। तो ये पहला पॉइंट कवर हो गया। अब दूसरी बात आती है टाइमिंग की। मतलब टाइमिंग किस तरह का काम होता है। फर्म के अंदर होता है डेडलाइन बेस्ड वर्क, कि भाई ये तो ये तारीख दे दी, इस तारीख से पहले पहले करना है तूने। हमें नहीं पता भाई, तू कर, बेशक पूरी रात ना सो, तू करना है तूने, इस तारीख से पहले ख़त्म करके जाना है काम। बट इंडस्ट्रीज़ के केस में ये नहीं होता। वो तो पूरा साल अपना बिजनेस कंपनी है, चले जा रहे हैं, एम्प्लॉयज़ की एक फ़िक्स ड्यूटी टाइमिंग है जिसको वो फॉलो कर रहे होते हैं। तो फर्म के केस में जबकि ऐसा नहीं है, टैक्स का सीज़न आ गया, लेट्स सपोज टैक्स की रिटर्न फाइल करने की एक एग्जैक्ट डेट दी हुई है लॉ ने, हमें टैक्स लॉज ने। लेट्स सपोज इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है 30 सितंबर को लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट से पहले पहले करनी है। अब ये प्रेशर किस पे आएगा, फर्म के ऊपर, क्योंकि इंडस्ट्री ने अपना ये काम आगे दे दिया है फर्म को कि भाई हमारा ये सारे टैक्सेशन के काम तुमने संभालना है, तुमने हमारी रिटर्न फाइल करनी है। अब फर्म वाले आगे बच्चों को कहेंगे भाई करो, पूरी रात जागो, लेट सिटिंग करो और हमारा ये टैक्स वाला सारा काम कंप्लीट करके जाओ। हमें नहीं पता। सेम ऑडिट के केस के अंदर भी सीज़न है, ऑडिट का सीज़न चल रहा है और फर्म कंपनी ने, इंडस्ट्री ने ऑडिट फर्म को हायर किया है, क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिट लॉ रिक्वायर्ड बाय लॉ है कि एक सीए फर्म ही सिर्फ ऑडिट कर सकती है। एक्सटर्नल ऑडिट की बात कर रहा हूँ, इंटरनल ऑडिट की बात नहीं कर रहा। इंटरनल ऑडिट मतलब अपने कंपनी के अंदर क्या ऑडिट करना, कंपनी जो कि खुद कर सकती है, बाहर से भी करवा सकती है, वो रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं होता कि आपने एक्सटर्नल फर्म से ही करवाना है। जबकि एक्सटर्नल ऑडिट जो है वो लाजमी है आपके ऊपर, एक एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट फर्म से करवाना होता है आपने, लाजमी है, लाजमी है। कोई भी कंपनी जिसका 10 लाख से रेवेन्यू ज़्यादा हो उसको लाजमी ऑडिट करवाना। मैं ज़्यादा टेक्निकल और लॉ वाली लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, मैं इस चाहता हूँ कि वीडियो हर एक बंदे को समझ आए। सो कोशिश करूँगा ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स को मैं ना यूज़ करूँ। सो जो कंपनीज़ हैं, मतलब जो आप इंडस्ट्री आर्टिकल्स में जाते हैं, वहाँ पर क्या कौन काम कर रहे होंगे, एम्प्लॉयज़। वो 9 बजे आएंगे, 5 बजे चले जाएंगे, तो आप थोड़ा उनके वहाँ पे आप मुफ्त में थोड़ा बैठे रहोगे, आप भी चले जाओगे। जबकि ऑडिट फर्म के केस के अंदर पार्टनर है, वो कहेगा भाई रात के 11 बजे तक बैठ, रात के 12 बजे तक बैठ, रात के 2 बजे भी बैठना पड़े बैठ, काम करके जाना है तूने कंप्लीट, टैक्स रिटर्न फाइल करके जाना है, ऑडिट का काम कंप्लीट करके जाना है। मतलब ये एक टाइमिंग डिफरेंस मैंने बता दिया। फर्म टाइमिंग, डेडलाइन वर्क, डेडलाइन बेस्ड, कि भाई करना है, डेडलाइन से पहले पहले ख़त्म करना है भाई तूने। जबकि इंडस्ट्री के अंदर फिक्स टाइमिंग, जो वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे, बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होंगे, आप उसी के अंदर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे। जब वो 9 से 5 बजे तक काम करेंगे तो आप भी 9 से 5 बजे तक काम करेंगे। एक मेजर डिफरेंस, अगर आप ऑडिट फर्म में जाते हैं तो लेट सेटिंग दबा कर हो सकती है, चांसेस हैं, हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर फर्म। फर्म की पॉलिसीज़ क्या है, मतलब नॉर्मली लेट सेटिंग होती है। टैक्स के जैसे टैक्स वाले हैं वो पूरे साल मज़े करते हैं, अक्सर हर मंथ एंड में उसकी रिटर्न फाइल हो रही होती है, सेल्स टैक्स वगैरह की। इसी तरह टैक्स का जब सीज़न आता है तो दबा कर लेट सेटिंग हो रही होती है। सेम ऑडिट वाले केस में, ऑडिट वाले बच्चों की जब सीज़न आता है ऑडिट का, तब उस वक्त लेट सेटिंग्स हो रही होती हैं। मतलब ये फर्म के केस में लेट सेटिंग इनएविटेबल है, बचा नहीं जा सकता जिससे, मतलब लाजमी नहीं है लेट सेटिंग होगी। कुछ सेक्टर्स के अंदर, कुछ यानी आप जिस टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरह की आर्टिकलशिप के अंदर इन्वॉल्व हैं, हो सकता है आपकी बिल्कुल भी लेट सेटिंग ना हो, आप बुक कीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर हो, फर्म के अंदर रहते हो, या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में हो, तो हो सकता है आपकी लेट सेटिंग बिल्कुल भी ना हो, बल्कि हफ्ते एतवार की भी छुट्टी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर डिपार्टमेंट, आप किस डिपार्टमेंट के अंदर हो। तो मैंने पहला पॉइंट बेसिस ऑफ क्या फ़र्क है फर्म और इंडस्ट्री के अंदर, नेचर ऑफ बिजनेस का फ़र्क है, बता दिया। दूसरा पॉइंट टाइमिंग, फर्म की टाइमिंग क्या होती है, इंडस्ट्री की टाइमिंग क्या होती है, वो भी बता दिया। तीसरा पॉइंट है स्टाइपेंड। फर्म और इंडस्ट्री के स्टाइपेंड में फ़र्क क्या है।
फर्म जो होती है, फर्म के अंदर जो स्टाइपेंड होता है वो आई कैप अप्रूव्ड मिनिमम स्टाइपेंड होता है। जो आई कैप ने कहा होता है ना कि भाई तुमने इतना बस स्टाइपेंड देना है, जो कि इस वक्त टैक्स ईयर 2026 के अंदर, मतलब 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक जो स्टाइपेंड है वो मिनिमम स्टाइपेंड जो कि आई कैप ने कहा है आपने देना है एक फ्रेशली एंटर्ड सीए ट्रेनी को, वो है 25,000। सो हर फर्म इतनी कोशिश कर रही होती है 25,000 ही दे, वही बड़ी मुश्किल से देती है, वही मुफ्त में काम करवा लो, स्टाइपेंड ना देना पड़े। ये फर्म वालों का होता है। तो मतलब ये फर्म के केस में आपको मिनिमम स्टाइपेंड ही मिल रहा होता है। कुछ फर्म्स होती हैं जो आपको 1-2 हज़ार ऊपर दे देती हैं, जिस तरह मेरी फर्म है UHF एंड कंपनी, उज़ैर हमीद एंड फैसल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये जो फर्म है ये C कैटेगरी की फर्म है, A कैटेगरी की नहीं है, B कैटेगरी की नहीं है, C कैटेगरी की है, बट इन्वायरमेंट के लिहाज से अच्छी फर्म है। तो स्टाइपेंड इसकी जो स्टाइपेंड है वो 27,000 है, जो कि नॉर्मली बच्चों को मिल रहा होता है, जो कि ज़्यादा मतलब नॉर्मली 25,000 होता है, हमारी फर्म 27,000 दे रही होती है। मतलब कहने का ये है कि फर्म जो होती है आई कैप अप्रूव्ड ही दे रही होती है, या ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 हज़ार ऊपर दे देती है बस, या ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह दे देती है, इससे ज़्यादा नहीं। जबकि इंडस्ट्रीज़ के केस में, इंडस्ट्री मैंने क्या बताया था शुरू के अंदर, इंडस्ट्री वो होती है जो कि बिज़नेस कर रही होती है। जब बिज़नेस कर रही है वो, जो सारे के सारे एक एम्प्लॉयज़ बैठे हैं, सारे के सारे, आप जिस इन्वायरमेंट में सारे के सारे एम्प्लॉयज़, एक कंपनी है और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी को, उनको मिनिमम वेज देना पड़ता है। पता है ना, इतना तो तुम लोगों को पता ही होना चाहिए ना, अज्यूम करता हूँ। मिनिमम वेज का पता है ना क्या होता है? अब मुझे नहीं पता मिनिमम वेज कितना चल रहा है, मेरे ख्याल में कोई 37-38,000 चल रहा है, या 40,000, 35 से ऊपर ही है मेरे ख्याल में मिनिमम वेज। सो जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो आपके साथ इतनी ज़्यादा नहीं करेंगी कि एक पूरी की पूरी कंपनी के अंदर लेट्स सपोज 100 एम्प्लॉयज़ हैं, 100 एम्प्लॉयज़ को मेरी हो तनख्वाह मिनिमम, मतलब हर लाजमी नहीं है कि हर किसी को ओहदे के मुताबिक मेरी होती है तनख्वाह, मिनिमम कितनी मेरी होगी 35 से ऊपर, और आपको 25,000 तो नहीं देंगे ना, आपको भी उतना ही देंगे। सो जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर स्टाइपेंड होता है वो 30+ ही होता है, 35+ ही होता है, 40, 45, 50, 55, 60, 70,000 तक होता है। यूनिलीवर का मेरे ख्याल में 72,000 है, और बाकी इंडस्ट्रीज़ भी इतना ही दे रही होती है, 35,000 से ऊपर ही दे रही होती हैं, 40,000, 50,000, 60,000, हर फर्म इंडस्ट्री का वैरी करता है। मैं अब यहाँ पे एक एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता आपको, मतलब डिपेंड करता है आप किस इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन सर सबूर के जो कम्युनिटी है CA प्रोफेशनल, उसके ऊपर आपको एक एक फर्म की, एक एक इंडस्ट्री की एक एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो अगर आप चाहें तो बिल्कुल आराम से पता कर सकते हैं कि फ़लानी इंडस्ट्री कौन कितना स्टाइपेंड देती है, और इसके अंदर कौन से लर्निंग डिपार्टमेंट है, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, मतलब आपको एक एक चीज़ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो उस चीज़ के ऊपर मैं अपना टाइम तो नहीं ज़ाया करूँगा। सो मैंने तीनों पॉइंट बता दिया तुम लोगों को। पहला, क्या बेसिक डिफरेंस है फर्म और इंडस्ट्री के अंदर, समझ आ गया, नेचर ऑफ बिजनेस का डिफरेंस है। दूसरा पॉइंट क्या था, टाइमिंग, फर्म क्या टाइमिंग होती है, इंडस्ट्री की क्या टाइमिंग होती है। फर्म की केस में डेडलाइन बेस्ड वर्क होता है, काम ज़्यादा होता है, आपने डेडलाइन पर पूरा करना होता है। सो इस वजह से बैठना भी ज़्यादा लेट पड़ना, बैठना भी क्या कहते हैं, ज़्यादा लेट बैठना भी पड़ सकता है। और इंडस्ट्री के केस में वो भी जो काम कर रहे होंगे एम्प्लॉयज़, वो भी 9 से 5 बैठेंगे और आपको भी कहेंगे भाई तू भी जा, हम भी जा रहे हैं। और इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्री और फर्म के अंदर जो तीसरा डिफरेंस था वो ये स्टाइपेंड का। स्टाइपेंड जो फर्म वाले होते हैं वो बड़ी मुश्किल से 25,000 जो दे रहे होते हैं, वही बड़ी मुश्किल से दे रहे होते हैं। उनकी तो कोशिश ये होती है देना ही ना पड़े, मतलब मजाक कर रहा हूँ, दे देते होते हैं। और जो इंडस्ट्री वाले हैं वो खुलकर स्टाइपेंड दे रहे होते हैं, खुलकर, क्योंकि उनके सारे एक एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर सारों को मिनिमम वेजेस मिल रही होती है। तो आपकी जो ये एक CA वाला बच्चा होगा, CA वाली मतलब एक टीम होगी, जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे, 5 होंगे या 10 होंगे, जहाँ 100 एम्प्लॉयज़ को मिनिमम वेज मिल रहा होगा, वो वहाँ पर 10 बंदों को 25,000 नहीं देंगे, मिनिमम से ज़्यादा ही देंगे, 35, 40, 50, 60, 70, जितनी भी हर वैरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री स्टाइपेंड चेंज। और मतलब इसी वजह से कहा जाता है कि यानी अक्सर टीचर्स आपको मार्केट में शायद हो सकता है, अगर आप हो सकता है आपको सुनने को मिले कि अगर कोई बंदा इंडस्ट्री में जाता है, कर ले शादी, और मतलब वो समझ ले उसकी जॉब हो गई है, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर समझ लो अगर आपने जब ज्वाइन कर लिया, आपको पता चल गया मेरा फ्यूचर ये है, मैंने इसी इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर रहना है। टेक्सटाइल सेक्टर में आप चले गए, आपको पता है मैंने इस टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर ही अपनी पूरी ज़िंदगी आगे सर्व करनी है। कि आप चले गए फार्मास्यूटिकल के अंदर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर इंडस्ट्रीज ज्वाइन कर लिया आपने, तो आपको पता है मैंने इसी सेक्टर में आगे रहना है। यहाँ आपने बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन कर लिया, तो आपको पता है मैंने इसी सेक्टर में रहना है, तो आप समझ लो आपकी जॉब शुरू होगी। आर्टिकलशिप ना समझो, इसे जॉब समझो, तो आप अपनी शादी भी कर सकते हो, अपनी
क्योंकि टीचर्स ने भी की हुई हैं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। सर अहमद रज़ा मीर का पता है ना तुम लोगों को? सर अहमद रज़ा मीर मतलब बहुत रिस्पेक्टफुल टीचर है, हमारे सबसे मशहूर टीचर्स है सीए कम्युनिटी के, सबसे मशहूर तो नहीं, वन ऑफ द मोस्ट फेमस, ये कह सकता हूँ मैं। मतलब काफ़ी मशहूर टीचर है सर अहमद रज़ा मीर, पता ही है तुम लोगों को भी, अगर तुम सीए के अंदर एंटर हो चुके हो तो तुम लोगों को पता ही होगा। तो मतलब उनकी शादी भी हो चुकी थी अपनी आर्टिकलशिप लाइफ के ड्यूरिंग की, जबकि वो फर्म आर्टिकल करे थे, इंडस्ट्री आर्टिकल्स नहीं करे थे, वो फर्म आर्टिकल करे थे केपीएमजी से, केपीएमजी कराची से। बट उन्होंने शादी कर ली थी अपने आर्टिकलशिप लाइफ के अंदर 2007 के अंदर। अब तुम लोग, अगर तुम्हें कैसे पता भाई, मैंने टीचर से पढ़ा हुआ है, टीचर ने खुद ही बताया। मैंने टीचर से कोई खास स्पेशली पूछा नहीं है, टीचर आपने कब शादी की थी, हम भी उसके मुताबिक कर लेंगे, नहीं, टीचर ने खुद ही बताया था। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस जो था मैंने कवर कर दिया। अब क्वेश्चन आता है अब ज्वाइन क्या करें, ज्वाइन क्या करें, कौन सी फर्म करें या इंडस्ट्री करें? इस चीज़ का जवाब स्पेसिफिक, जेंडर स्पेसिफिक होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयज़ नहीं, बल्कि पहले गर्ल्स का कवर कर लेता हूँ। जो गर्ल्स हैं, अगर वो मेजोरिटी ऑफ केस में यही होता है कि उन्होंने ज़्यादा, उनको शौक़ नहीं होता पैसे कमाने का, उनको यही नहीं होता कि हमने भाई अपना एक प्रोफेशनल कैरियर बनाना है, हमने अपनी फर्म ओपन करनी है, हमने ग्लोबल लेवल पर अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है। मतलब इस तरह गर्ल्स के केस में नहीं होता। गर्ल्स चाहती हैं एक सुकून वाली लाइफ हो, अच्छा भला पैसा हो, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं, मतलब ठीक ठाक पैसा हो जिसको हम कह सकते हैं 2-3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख पर मंथ, इतना हो, बस वो ये चाहती होती हैं। तो उनको, उनके लिए मैं कहता हूँ बनी सिर्फ इंडस्ट्री है। एक स्पेसिफिक सेक्टर अपना चूज़ कर लें, मैंने इस सेक्टर में जाना है, उस सेक्टर के अंदर अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दें और आपको पता चल गया मेरा कैरियर इसी के अंदर है। और गर्ल्स के लिए मैं कहता हूँ इंडस्ट्री गर्ल्स के लिए ही बनी है। एक सेफ़ इन्वायरमेंट, स्टाइपेंड 25 नहीं मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा, 30 40 50 60 70, वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। सेफ़ इन्वायरमेंट, टाइमिंग सबसे अच्छी बात, टाइमिंग, फ्लेक्सिबल टाइमिंग, 9 से 5 या 8 से 5, जो भी इंडस्ट्री की टाइमिंग चल रही होगी आप भी उसी को फॉलो कर रही होंगी। मतलब इंडस्ट्री मैं कहता हूँ गर्ल्स के लिए बनी है। अगर कोई गर्ल्स है फिर भी चाहती है मुझे प्रोफेशनल ग्रोथ चाहिए, मैंने अपनी फर्म ओपन करनी है, मैंने प्रोफेशनली ग्रो करना है, तो भाई बहन आप भी अपनी फर्म ज्वाइन करें, फिर इंडस्ट्री ज्वाइन बिल्कुल भी ना करें। इंडस्ट्री में आप किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के मास्टर बन रहे होते हैं, स्पेसिफिक फील्ड के, जिसको कहते हैं मास्टर ऑफ वन, जबकि फर्म के केस में आप मास्टर ऑफ नन होते हैं। किसी चीज़ का आपको कुछ नहीं पता होता, हर चीज़ का कुछ कुछ पता होता है, जिसको कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। आपको हर चीज़ का पता है। आपने 6 महीने आपने एक क्लाइंट पर लगाए, वो फार्मास्यूटिकल क्लाइंट था, 6 महीने आपने किसी और सेक्टर पर लगाए, वो टेक्सटाइल का कोई क्लाइंट था। मतलब आपको हर सेक्टर का कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन होती है फर्म के केस के अंदर। बट आप मास्टर ऑफ नन होते हैं, आता जाता आपको कुछ भी नहीं होता, फिर भी मतलब फिर भी आपके पास नहीं, आपको हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन होती है, आपके पास ब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। फलानी फर्म, फलानी इंडस्ट्री में चल जाओ, फलानी फर्म के अंदर चल जाओ, प्रैक्टिस कर लो अपनी, मतलब बहुत ब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होती हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर आर्टिकल्स। फर्म के केस के अंदर इवन के जो सर सबूर है, जो कि सीए प्रोफेशनल टीम चला रहे होते हैं, वो कहते हैं कि इवन सी कैटेगरी फर्म इज़ बेटर देन इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ। अगर आप प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हैं तो सी कैटेगरी फर्म ज़्यादा बेटर है इंडस्ट्री के कंपैरिजन के अंदर। सो ये था गर्ल्स के लिए। अगर गर्ल्स हैं, मैं तो उनको यही कहूँगा आप इंडस्ट्रीज ज्वाइन करें, कोई एक स्पेसिफिक सेक्टर चूज़ कर लें और इसी के अंदर अपने आप को मास्टर करें। मास्टर करेंगे, खुद ब खुद मास्टर हो जाएंगी आप, और उसी के अंदर आपकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी। लेट्स सपोज कि आप किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हो, तो उम्मीद है कि आपको उसी इंडस्ट्री के अंदर आफ्टर कंप्लीटिंग योर आर्टिकल्स एज अ परमानेंट एम्प्लॉय हायर कर लिया जाएगा। क्योंकि अक्सर इंडस्ट्रीज़ की ये पॉलिसी होती है, वो आपको एज अ ट्रेनी नहीं हायर कर रहे होते, एज अ एम्प्लॉय हायर कर रहे होते हैं। आप क्या, तुम लोग बताओ कि एक इंडस्ट्री है वो आपको पूरे 3.5 साल की ट्रेनिंग देती है, उस फर्म इंडस्ट्री का आपको एक एक कोने का एक एक चीज़ का पता होता है। क्या उसके बाद वो इंडस्ट्री आपको जाने देगी कि भाई जा बस होगी तेरा ट्रेनिंग का 3.5 साल का ड्यूरेशन पूरा, जा निकल? ऐसा नहीं होता नॉर्मल केसेस के अंदर। अक्सर केसेस के अंदर वो आपको हायर कर लेते हैं एज अ परमानेंट एम्प्लॉय। सो गर्ल्स के केस में तो मेजॉरिटी ऑफ केस में इंडस्ट्रीज़ के अंदर गर्ल्स को ही हायर किया जा रहा होता है, बहुत केसेस के अंदर।
बट आई डोंट नो वाई, बट गर्ल्स को पता नहीं क्यों प्रायोरिटी दी जा रही होती है इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर। मैंने अभी रिसेंट कुछ इस तरह के इवेंट देखे हैं जिसके अंदर मतलब गर्ल्स को प्रायोरिटी दी गई है एक बड़ी इंडस्ट्री के अंदर। मैं यहाँ पे उस स्टोरी को सुनाना नहीं चाहता, बट मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि गर्ल्स को जिस तरह कहते हैं ना, गर्ल्स को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बहुत मिलती है अपॉर्चुनिटी। मैं कहता हूँ अक्सर किसी काफ़ी पोजीशन के लिए हायर रिस्क जस्ट गर्ल्स को किया जा रहा होता है। सो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। बाकी ये पॉइंट क्वेश्चन कि अगर हम किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में आर्टिकल्स कर लेती हैं तो उसके बाद किसी और अलग सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री के अंदर नहीं जा सकते। कुछ पास्ट केस स्टडीज़ में जो मैंने देखी हैं उसके अंदर देखा गया है कि आप एक सेक्टर के अंदर आर्टिकल्स करते हैं और दूसरे सेक्टर में मैंने देखा है कुछ बंदे गए हैं, कुछ बंदे मैंने देखे हैं केस स्टडीज़। बाकी अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या इज़ डैट पॉसिबल, तो इसका जवाब मुझे नहीं पता। मैंने आपको जस्ट ये बता दिया केस स्टडीज़ जो हैं, जो मैंने लिंक्डइन पर कुछ देखी हैं इस तरह की, जो कि एक बंदे ने आर्टिकल अपने एक इंडस्ट्री से किए और जॉब किसी और इंडस्ट्री के अंदर कर रहा है। आर्टिकल किसी और सेक्टर के अंदर किए और जॉब टीसीएस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कोई और सेक्टर, कुरियर सेक्टर, डिलीवरी सेक्टर जिसको कहते हैं, मतलब पता नहीं क्या कहते हैं, उस सेक्टर के अंदर जॉब कर रहा था एक बंदा। बताने का मकसद ये है कि मेरे ख्याल में शायद हो सकता होगा ये भी, अगर एक जगह पे पॉसिबल एक बंदे के लिए है तो शायद दूसरों के लिए भी पॉसिबल होता ही होगा। अब यहाँ पे बात हो गई गर्ल्स की ख़त्म। अब यहाँ पर आती है बॉयज़ की बात। बॉयज़ क्या करें, इंडस्ट्री आर्टिकल ज्वाइन करें या फर्म? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयज़ को पता होना चाहिए उसके मकसद क्या है। प्रोफेशनली ग्रो करना है कि बस ज़िंदगी गुजारना है, जिस तरह का मेरा गोल है। कोई इतना ज़्यादा मुझे शौक़ नहीं है प्रोफेशनली ग्रो करने का, एक कि मेरी एक फेस वैल्यू हो इस प्रोफेशन के अंदर। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत ज़्यादा मेरी फेस वैल्यू हो और ऐसे मैं कर रहा हूँ, फर्म अपनी ओपन करूँ, फलाना कुछ करूँ, मतलब इतना मुझे कोई शौक़ नहीं है। मुझे एक पीसफुल ज़िंदगी गुजारनी है ना, जिसमें इतना ज़्यादा मुझे शौक़ नहीं है कोई इतना पूरा दिन अपना पैसे कमाने में ज़ाया कर दूँ और बाकी ज़िंदगी का कुछ पता ही ना हो, फैमिली का कुछ पता ही ना हो। इतना भी नहीं, इतना भी मुझे कोई शौक़ नहीं है पैसा कमाने का। तो मेरा ये इस वजह से मैंने ऐसी फर्म ज्वाइन की जो कि जहाँ पर ज़्यादा वर्कलोड ना हो। और खुशकिस्मती से मेरी फ़र्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी मेरी ये थी कि मुझे इंडस्ट्री आर्टिकल्स मिले। बट होता मेरे साथ ये है कि इंडस्ट्री आर्टिकल्स नहीं मिलते, फर्म आर्टिकल ही मिल जाते हैं, मगर उसी फर्म के अंदर मुझे क्लाइंट जो मिलता है वो एक इंडस्ट्री होती है। तो इस वजह से मुझे स्टाइपेंड इंडस्ट्री वाला मिल रहा है फर्म के अंदर रहते हुए। बट नॉर्मल केसेस में आप ये एज्यूम ना करिएगा कि आप फर्म में जाएंगे और आप असाइन आप इंडस्ट्री के क्लाइंट पे ही होंगे, बट आपको कभी भी स्टाइपेंड इंडस्ट्री वाला नहीं मिलेगा। मैं मतलब इसके आप कह सकते हो एक्सेप्शन हूँ कि फर्म के अंदर रहते हुए मुझे इंडस्ट्री वाला स्टाइपेंड मिल रहा है। सो आप लोग बिल्कुल भी एज्यूम ना करिएगा कि आपकी केस में ये होगा। 99.99% चांस है नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। तो ये अनवैलिड एक्सपेक्टेशन डेवलप ना करिएगा। बाकी यार यही कुछ था जो मैंने बता दिया है, इतनी मतलब डिटेल में मैंने चीज़ें बता दी, फिर भी हो सकता है कोई पॉइंट रह गया हो। मतलब बॉयज़ के हवाले से मैंने बता दिया, अगर वो बॉयज़ मेजोरिटी ऑफ केसेस में बॉयज़ को यही फर्म ज्वाइन करनी चाहिए जब तक कि उनका कोई स्पेसिफिक मतलब कोई अपना कोई ड्रीम ना हो कि मैंने स्पेसिफिक सेक्टर में ही जाना है। और कोई ये ड्रीम है कि मैंने स्पेसिफिक सेक्टर में जाना है तो भाई इंडस्ट्री ज्वाइन कर लो, वरना अदरवाइज़ फर्म ही ज्वाइन कर लो। फर्म ही ज्वाइन करना, जैसे कि मैंने इस वीडियो के कभी मिड में शायद बताया था कि सर सबूर जो हैं सीए प्रोफेशन जो टीम चला रहे हैं, उनका ये कहना है कि सी कैटेगरी फर्म इज़ इवन बेटर देन इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ। जो और बॉयज़ के केस में प्रोफेशनल ग्रोथ ही चाहिए होती है उनको, मतलब उनको एक अपनी मेजोरिटी ऑफ केस में बॉयज़ अक्सर ये अपनी फर्म ओपन कर रहे होते हैं, अपनी ऑडिट फर्म ओपन कर ली, अपनी टैक्सेशन फर्म ओपन कर ली, मतलब उनके पास एक ब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास मौके रहते हैं। फर्म के बाद आर्टिकल्स ख़त्म करने के बाद अगर वो चाहें तो इंडस्ट्री के अंदर भी जा सकते हैं, बट मतलब उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी जो कि एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री सेक्टर में जिसने आर्टिकल्स कंप्लीट की हो उसको मिलेगी। बट फिर भी आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, मतलब आपके पास ब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाएंगी। मतलब रिस्क आपका कम हो जाएगा, जिसको अनसर्टेनिटी कहते हैं वो कम हो जाएगी। जो मतलब आजकल के मसले लोगों का ये है ना कि उनको अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए, इसलिए ये तो वजह लोग बिज़नेस छोड़कर एम्प्लॉय बनना पसंद करते हैं कि बिज़नेस के अंदर क्या है, बिज़नेस के अंदर एक अनसर्टेन अमाउंट आएगी। एक दिन हो सकता है आप 1 लाख कमा रहे हो, अगले महीने हो सकता है आप 50,000 रुपये आ जाए। अनसर्टेनिटी है ना। आप मतलब ये फ़िलहाल मैं इस चीज़ का जिक्र नहीं करना क्या चाहता कि बिज़नेस और सैलरी के अंदर में क्या फ़र्क होता है। और बिज़नेस अक्सर बिज़नेस वाले लोग जो होते हैं कम पैसे कमा रहे होते हैं,
मगर वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसकी क्या नहीं, मतलब मैं फ़िलहाल इस चीज़ का जिक्र नहीं करना चाहता। इसके पीछे एक बहुत ही ब्रॉड साइकोलॉजी है, जिसको मतलब मैंने काफ़ी डिटेल के अंदर स्टडी किया है कि क्या वजह है भाई कि बिजनेसमैन अक्सर केसेस में देखा जाता है कम कमा रहा होता है और सैलरी वाला बंदा ज़्यादा कमा रहा होता है। वो जो फ़र्क आ रहा था वो खर्च करने के पैटर्न में आ रहा होता है, एक्सपेंसिव के पैटर्न में आ रहा होता है। कि एक सैलरीड पर्सन है, उसको पता है मुझे इस महीने के स्टार्ट के अंदर, अगले महीने के स्टार्ट के अंदर मुझे 1 लाख मिल रहा है लेट्स सपोज। उसने पहले अपनी लिस्ट बनाई होगी एक्सपेंसेस की। जबकि जो बिजनेसमैन होगा, अब मुझे भाई ये नहीं पता अगले महीने पैसा भी 1 रुपये भी आना है कि नहीं, बचत कर लो जितनी करनी है। मतलब उनका ये माइंड सेट होता है। तो होता ये कि वो बचत भी कर लेते हैं, उनका एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं और अगले महीने पैसे ज़्यादा आ जाते हैं। उनका जब टोटल देखा जाए एक्सपेंसेस कम, पैसे ज़्यादा, टोटल ज़्यादा, नेट के अंदर ज़्यादा कमा रहे होते हैं। मतलब ये एक ब्रॉड साइकोलॉजी है। मतलब जस्ट इसका एक मैंने पॉइंट जिक्र किया है ताकि लोगों को समझ आ जाए, उतना मतलब बिजनेस वाली साइड पर भी लोगों का माइंड हो। तो मतलब मेरा असल में खुद का माइंड बहुत ज़्यादा, मुझे शौक है ना बिज़नेस करने का। टीचिंग तो बस मेरा शौक है, एज अ कैरियर नहीं है। वो तो मेरा वैसे ही शौक है, लोगों को पढ़ाना और लोगों को कोई ऐसी बात बताना जो लोगों को ना पता हो। ये जैसे कि यूट्यूब चैनल, इसका मेरा कोई मकसद नहीं है पैसा कमाने का, बस वैसे ही शौक है, कर रहा हूँ शौक पूरा। सेम टीचिंग जो है मेरा, वो एज अ प्रोफेशन नहीं है मेरा। टीचिंग हो सकता है मैं एज अ एम्प्लॉय करूँ, हो सकता है मैं अपना कोई कॉलेज ओपन कर लूँ, बट मेरा जो मेन गोल है ना एज अ फाइनेंशियल गोल, वो इन्वेस्टमेंट या बिजनेस से पैसा कमाने का है। तो मैं फ्यूचर में शायद वही कर रहा हूँ, बट टीचिंग तो मेरा वैसे ही शौक है, वो मैं करूँगा इंशाल्लाह। तो मैंने अपने लिहाज अपनी तरफ से हर एक पॉइंट डिस्कस कर दिया। हाँ, बल्कि एक पॉइंट रह गया, बिग फोर वर्सेस अदर देन बिग फोर। एक ब्रॉड टॉपिक, एक ब्रॉड क्वेश्चन मेजोरिटी ऑफ लोग पूछ रहे होते हैं कि भाई बिग फोर में नहीं मिली, रो रहे हैं, पिट रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, अब क्या करेंगे, अब क्या ज़िंदगी ख़त्म? नहीं भाई, ज़िंदगी नहीं ख़त्म। मैं एक 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 पॉइंट डिस्कस करूँगा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में जाऊँगा, एक पॉइंट डिस्कस करूँगा। जो बिग फोर है ना, अक्सर मैंने देखा है, अक्सर केसेस के अंदर जो बिग फोर वाले हैं आप उनसे भी जाकर पूछ सकते हैं। होता ये है कि बिग फोर वाले ज़्यादा बिग क्लाइंट को डील कर रहे होते हैं, बिग क्लाइंट्स को, बिग बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को डील कर रहे होते हैं। तो होता ये कि लेट्स सपोज आप ऑडिट के ट्रेनी है, ऑडिट एसोसिएट है, आपको ऑडिट फर्म हायर करती है और ऑडिट पर भेज देती है। हो सकता है 6 महीने किसी एक पार्ट को सिर्फ देखते रह जाए, सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट को। आपको अपने बॉस का नहीं पता होगा, आपको अपने पार्टनर का नहीं पता होगा। लेट्स सपोज एक सिर्फ पार्ट है रेवेन्यू। एक कंपनी, आपने जस्ट उसका रेवेन्यू वेरीफाई करना है कि रेवेन्यू सही बताया हुआ है कि नहीं। आपको पूरे 6 महीने वापस आया, कुछ आपको बाकी कुछ सारे एरियाज, एक्सपेंसेस, डेप्रीसिएशन, बाकी जितने एरियाज आपको उनको शायद पता ही ना हो। बाकी एनालिटिकल प्रोसीजर हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या कुछ शायद पता ही ना चल रहा हो। 6 महीने आपको पता चलेगा सिर्फ आपने एक काम किया है रेवेन्यू पर। जबकि अगर लेट्स सपोज आप छोटे क्लाइंट पर, हो सकता है बहुत एक्सपेंसिव लेवल पर प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व हों, ऑडिट के अंदर रेवेन्यू भी देख रहे हैं, एक्सपेंसेस भी देख रहे हैं, बाकी एरियाज भी देख रहे हैं, डेप्रीसिएशन, एक्सपेंसेस, हर एक एरिया को देख रहे हैं, हर कट ऑफ प्रोसीजर, हर एक प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। आप एक पार्टनर लेवल पर उसके पार्टनर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मतलब आपकी उस लिहाज से देखा जाए प्रोफेशनली ग्रोथ ज़्यादा हो रही है उस कंपैरिजन में। उस लड़के ने जो 6 महीने ज़ाया किए एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कंपनी के एक स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर, जस्ट रेवेन्यू पे उसने अपने 6 महीने या 4 महीने 3 महीने लगा दिए ऑडिट के। बाकी एरियाज को उसको कुछ पता ही नहीं। मतलब ये फ़ायदा भी हो सकता है, ये फ़ायदा हो सकता है अगर आप बिग फोर पे नहीं हो, अदर देन बिग फोर पे हो। आप स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज का ऑडिट कर रहे होंगे, बिग कंपनीज का नहीं कर रहे होंगे, छोटी कंपनीज का कर रहे होंगे, बट आपको काम ज़्यादा सीखने को मिल रहा होगा। आप डायरेक्ट पार्टनर से इंटरेक्ट कर रहे होंगे, जबकि बिग फोर के केस में शायद आपको पता ही ना हो पार्टनर क्या होता है, पार्टनर का आपको कुछ पता ही ना हो, आपको आपके सीनियर ही बता रहे होंगे सारा कुछ। मतलब ये एक मेजर डिफरेंस है। मैं यहाँ पे बिग फोर की बुराई नहीं कर रहा, बिग फोर के आगे मतलब अपनी एक प्रोफेशनल ग्रोथ भी होती है बिग फोर के अंदर। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं असल में जो जिस चीज़ पर इम्फसाइज करना चाह रहा हूँ ना, वो ये कि अदर देन बिग फोर के अंदर भी आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग करने को आपकी हो जाएगी, बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। मैं बस इस चीज़ पर इम्फसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वजह से मैंने आपको ये एग्जांपल दी है रेवेन्यू वाली। ये मैंने इस वजह से एग्जांपल दी है कि भाई अल्लाह का नाम मानो कि बिग फोर के अलावा भी हर जगह पे अप्लाई करना है, तुम लोगों ने हर जगह पर अप्लाई करना है, तभी जाके भाई तुम्हारी आर्टिकलशिप पोजीशन सिक्योर हो पाएगी। वरना हाल कोई नहीं आजकल।
फर्म का। फर्म वालों को बहुत बच्चे अवेलेबल हैं, एक अटैम्प्ट के अंदर 2000 से ज़्यादा बच्चा कैफ क्वालिफाई कर रहा है, पता है तुम लोगों को। और 2000 बच्चा क्वालिफाई कर रहा है, इसके अलावा पीछे से बच्चे भी बैठे हैं जो माशाल्लाह बिग 4, हमने तो जाना ही बिग 4, मेरा फलाना FTH। फजूल नहीं भाई, तुमने हर जगह पे अप्लाई करना है। मैंने तुम्हें बताया ना भाई, जो तुम्हारे नसीब में है ना, तुमने उतना कमाना ही है। जितने मर्जी तुम हाथ पाँव मार लो ना, उससे ज़्यादा नहीं कमा सकते तुम। हाँ, अपने मतलब दुआ करो नसीब बदल जाए, मतलब बहुत अदर फैक्टर्स भी होते हैं, बट ज़्यादा तुम लोगों ने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि मैंने भाई बिग 4 में जाना है, बिग 4 के अलावा मैंने देखना नहीं किसी को। नहीं भाई देखो, वरना फिर लोग तुम्हें नहीं देखेंगे। हाँ, जाहिर सी बात है। तो मैंने अपनी तरफ से हर एक एक पॉइंट को बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर डिस्कस कर दिया है। तो मेरे ख्याल में अब शायद तुम्हें और कोई वीडियो भी देखने की ज़रूरत ना पड़े, बट फिर भी मुझे कोई वीडियो अगर मिलेगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में फेंकता जाऊँगा, वो भी देख लेना। तो आज की वीडियो सिर्फ यहाँ तक ही। अल्लाह हाफिज़।